हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती है, ये बताने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी बेस पे रहेगा। इसमें आपको निर्धनता के बारे में सबसे पहले समझना है कि निर्धनता आखिर कहते किसे हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा निर्धनता निवारण के जो उपाय पर चर्चा की गई है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और निर्धनता जो है सो चुनौती बनकर सरकार के सामने में खड़ी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले निर्धनता आखिर कहेंगे किसे, इस पर जो है सो आपको एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि निर्धनता का अर्थ है भूखमरी और आश्रय का न होना। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल, सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का भी अभाव है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और लगभग सभी स्थानों पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अर्थात निर्धनता का अर्थ जो हुआ आपका भूखमरी और आश्रय का न होना। यदि किसी जगह पे किसी व्यक्ति के साथ भूखमरी है, उसका आश्रय नहीं है, उसके माता पिता यदि बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी अपनी इलाज नहीं करवा पाता, उसी को निर्धनता कहते हैं, जो आज भारतवर्ष में देखा जा रहा है। महात्मा गांधी निर्धनता के बारे में हमेशा कह रहे थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत जो है सो स्वतंत्र तभी होगा जब यहाँ पे सबसे जो निर्धन से निर्धन व्यक्ति है वो यदि दुख से जब मुक्त पा लेगा, तभी जो है सो हम उसे निर्धन से मुक्त कहेंगे या देश निर्धनता से मुक्त होगा। इस प्रकार जो है सो निर्धनता का डेफिनेशन करने के लिए कहे तो आप इस प्रकार आप जवाब देंगे। सामाजिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण में निर्धनता का क्या अर्थ है? सामाजिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण में निर्धनता आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। यानी सामाजिक विज्ञान आय को मापता है किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति का, और उपभोग के स्तर को मापता है कि उसके घर में कितने मेंबर हैं और किस प्रकार से उस घर की जो है सो इनकम है। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, अर्थात कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, कितने व्यक्ति अशिक्षित हैं, कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण, रोग विरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को परिभाषित करते हैं। अर्थात सामाजिक वैज्ञानिक के अनुसार यदि किसी भी जगह पर निरक्षरता है, कुपोषण के कारण लोग जो है सो मरते जा रहे हैं, रोग प्रतिरोधकता क्षमता कमी आती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं में कमी होती जा रही है, रोजगार के अवसर में कमी होती जा रही है, सुरक्षित पेयजल नहीं मिल रहा है, स्वच्छता नहीं मिल रही है, ये सारे निर्धनता कहलाएंगे। यदि
ये सब की कमी है यदि किसी भी जगह, तो सामाजिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण में इसी को निर्धनता कहेंगे। अर्थात सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता का डिफाइन जो करते हैं वो आय और उपभोग के स्तर पे डिफाइन करते हैं। इसमें एक शब्द जो है सो आया है सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन, अपवर्जन आखिर कहेंगे किसे? सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। संपन्न वर्ग कभी यह नहीं चाहता कि ये लोग जो निर्धन है ये हमारे साथ रहे। तो अपवर्जन का मतलब ही होता है रुकावट। वो ऐसी जगह पे जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, संपन्न वर्ग रहते हैं, वो ये कभी नहीं चाहते कि निर्धन व्यक्ति जो है सो हम लोगों के आसपास रहे, वो दूसरे निर्धन के साथ ही रहे। इसके लिए वो सारे अपने प्रयास जो है सो करते रहते हैं और निर्धन को अपने जगह से हटाने की कोशिश करते हैं। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। यानी सामाजिक अपवर्जन का मतलब है समाज से दूर होना। समाज में जो सुविधाएं सभी लोगों को दिया जा रहा है वो उन लोगों को नहीं दिया जाए, यही सामाजिक अपवर्जन कहलाता है, जो निर्धनता के कारण होता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, अर्थात उन्हें ये अवसर प्राप्त नहीं होता जिनका उपभोग दूसरे, अर्थात जो संपन्न वर्ग हैं, अमीर वर्ग है, वो कर रहे हैं। ये जितने भी संपन्न वर्ग हैं, अमीर वर्ग हैं, वो सारे की सारी सुविधा, लाभ, अवसर ये सारे चाहते हैं कि हम ही लोगों को प्राप्त हो, निर्धन व्यक्ति को कभी प्राप्त न हो। उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं सामाजिक अपवर्जन में कि भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली ये अपवर्जन का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। इस प्रकार जो है सो सामाजिक अपवर्जन में आप जो है सो लिखेंगे कि सामाजिक अपवर्जन में क्या होता है कि संपन्न वर्ग, अमीर वर्ग कभी यह नहीं चाहता कि निर्धन व्यक्ति हम लोगों के माहौल में रहे, ये वहीं पर रहे जहाँ पे निर्धन व्यक्ति रह रहे हैं। उनको कभी भी अच्छा सुविधा न मिले, लाभ का अवसर न मिले, ये सारे के सारे अमीर वर्ग जो है सो चाहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है जाति व्यवस्था में, जिनको बहुत सारे अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है, उनसे दूर रखा जाता है। आज के समय में यदि कहा जाए कि सामाजिक अपवर्जन की श्रेणी में कौन कौन वर्ग आते हैं, तो खास करके जो निर्धन व्यक्ति हैं वही आते हैं, जिन्हें समाज में किसी भी प्रकार से मान मर्यादा नहीं मिलता। यदि अब असुरक्षा पे यदि चर्चा किया जाए कि असुरक्षित कौन से व्यक्ति आज भारतवर्ष में हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कि जो निर्धन व्यक्ति हैं उसमें से जो पिछड़ी जाति के सदस्य हैं या ऐसे व्यक्ति जो विधवा है या शारीरिक रूप से विकलांग है, वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। असुरक्षा का निर्धारण संपत्ति के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, रोजगार के अवसरों के आधार पे
आप कर सकते हैं। इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार जो है सो असुरक्षा के बारे में यदि पूछे कि असुरक्षा आज भारतवर्ष में कौन सबसे ज्यादा है, तो निर्धन व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और खास करके जो पिछड़ी जाति के सदस्य हैं या ऐसे व्यक्ति जो विधवा हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो, वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। अब क्वेश्चन है कि आखिर हम निर्धनता रेखा के अंतर्गत किसको रख सकते हैं? निर्धनता रेखा आखिर होता क्या है? तो निर्धनता रेखा जो है इसका आकलन जो है सर्वसामान्य विधि के द्वारा आय तथा उपभोग के स्तर पर आधारित होता है कि हम किस व्यक्ति को निर्धनता रेखा के अंतर्गत रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकता के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो। अर्थात यदि किसी समाज में या किसी गांव में उसकी आय या उपभोग का स्तर निश्चित कर दिया जाए और यदि आय या उपभोग का स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, उसी को हम निर्धन कहेंगे। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होते हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। अर्थात समय और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा जो है सो भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंड के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है, अर्थात ऐशो आराम की चीज मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं कितने लोगों तक पहुंच पा रही है, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। अर्थात भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो किया जाता है वो निर्वाह से संबंधित किया जाता है, जीवन निर्वाह से संबंधित। अर्थात कितने व्यक्ति को खाद्य की जितनी आवश्यकता होती है वो पहुंच भी पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उसके पास कपड़े हैं या नहीं है, जूते हैं या नहीं है, ईंधन है या नहीं है, प्रकाश है या नहीं है, शैक्षिक व्यवस्था उसके घर में है या नहीं, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है नहीं। यदि नहीं हो रही है वो तो निर्धन है, यदि हो रही है तो निर्धन रेखा से ऊपर है। इन भौतिक मात्राओं को रुपये में उनके कीमतों से गुना कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित होता है। कैलोरी का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को जितनी ऊर्जा की प्राप्त होनी चाहिए एक दिन में वो प्राप्त हो रहा है या नहीं। ये कैलोरी आपको जो बताया गया है ये भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए एवं नगरीय अर्थात शहर में यह 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो वो निर्धनता रेखा के अंतर्गत आता है, निर्धनता रेखा में आएगा। यदि इतना प्राप्त हो रहा है या इससे अधिक है तो वो निर्धनता रेखा में नहीं आएगा।
2011 और 12 के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपया प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपया प्रति माह किया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया प्रति माह यदि वो कमा रहा है और शहरी क्षेत्र में वह 1000 रुपया प्रति माह कमा रहा है तो वो निर्धनता रेखा के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि इससे कम कमा रहा है तो वह निर्धनता रेखा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार जो है सो निर्धनता रेखा का आकलन जो है सो एक उपभोग के आधार पे और एक आय के आधार पे भारत में जो है सो निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, एक संगठन करती है, जिस संगठन का नाम है प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके द्वारा हर 5 वर्ष पर निर्धनता रेखा के अंतर्गत आने वाले राज्य, जिला और ग्राम का सर्वेक्षण किया जाता है। इसको शॉर्टकट में हम NSSO भी कहते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जो हर 5 वर्ष पर निर्धनता रेखा का आकलन करता है। इसको शॉर्टकट में हम NSSO भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक के द्वारा भी निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पे होता है। विश्व बैंक के द्वारा यह कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 यदि कमा रहा है तो वो निर्धनता रेखा के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि इससे कम कमा रहा है, $1.9 से कम कमा रहा है तो निर्धनता रेखा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार जो है सो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और विश्व बैंक के द्वारा किस प्रकार किया जाता है, ये आपने अभी समझा। अब हम आपको असुरक्षित समूह जो पहले भी चर्चा किए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि भारत में आखिर असुरक्षित समूह है कौन। तो भारत में असुरक्षित समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं और महिलाएं हैं और बच्चे हैं, खास करके लड़कियां हैं, जो और वृद्ध व्यक्ति हैं जो किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं। वो सबसे ज्यादा जो है सो भारत में असुरक्षित है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर अंतर्राज्यीय असमानताएं क्यों होती है, अर्थात राज्य के बीच में यदि निर्धनता यदि देखा जाए तो बहुत सारी असमानताएं हैं। आखिर ये असमानताएं क्यों होती है? तो भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी आई है, अर्थात 1970 के दशक में जो है सो पहले की अपेक्षा निर्धनता में कमी आई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत में निर्धनता का अनुपात 22% है। 2011-12 के अनुसार भारत में निर्धनता का अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में
निर्धनता का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। बिहार और उड़ीसा में यह क्रमशः 33.7% और 32.6% है। अर्थात बिहार में ये 33.7% है और उड़ीसा में ये 32.6% है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी बहुत अधिक है। यदि हम इसकी तुलना केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता से यदि करें तो इन राज्यों में निर्धनता इनके अपेक्षा बहुत कम है। अर्थात उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में जो निर्धनता है वो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल के अपेक्षा जो है सो आपको बहुत अधिक है और इनमें निर्धनता बहुत कम है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के उपाय से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का काम किया है। इस प्रकार जो है सो आप कह सकते हैं अंतर्राज्यीय निर्धनता असमानताएं हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि निर्धनता का आखिर भारत में कारण क्या है। निर्धनता का कारण जो है सो सबसे पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। जब हम ब्रिटिश का उपनिवेश थे अर्थात गुलाम थे, उस समय में ब्रिटिश जो है सो जितने भी भारतीय कच्चे माल होते थे वो सारे ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ पे उसका जो है सो गुणवत्ता में परिवर्तन करते थे। फैक्ट्री में उसको जो है सो सही ढंग से वस्त्र बनाते थे और फिर भारत आकर वो बेचते थे। इस प्रकार जो है सो भारत की जो अर्थव्यवस्था था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। एक तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं कि निर्धनता का सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर था। उसके बाद आपको बताने हैं जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि, यानी यदि आप 1980 के दशक से यदि आप देखें जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो जा रही है, जिसके कारण निर्धनता बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सिंचाई और हरित क्रांति का प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। ये भी निर्धनता का जो है सो कारण बताया जा रहा है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद निर्धनता का जो आपका कारण आपको यदि लिखने के लिए कहा जाए कि निर्धनता का जो है सो सबसे प्रमुख कारण जो है सो क्या क्या है, तो निर्धनता का जो कारण है इसमें आप अशिक्षा भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो है सो शिक्षा का जो है सो बहुत ही ज़्यादा जो है सो अभाव है। विकास की दर जो है सो बहुत धीमा है। भूमि संसाधनों का असमान वितरण है। ज्यादातर किसान खेती के लिए पुरानी पद्धति का उपयोग करते हैं। उद्योग पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहा है।
जिसके कारण जो है सो धीरे धीरे निर्धनता बढ़ती जा रही है। निर्धनता के कारण में यदि कहे तो इतना आप यदि लिख देंगे तो काफी है। उसके बाद आपका है निर्धनता निरोधी उपाय भारत सरकार के द्वारा क्या सब जो है सो कार्यान्वित किया गया। तो इसमें जो है सबसे पहले जो भारत सरकार के द्वारा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, उसमें सबसे पहले आप जो है सो लिखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा भी बोलते हैं। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। पहले इसका नाम था नरेगा, बाद में इसका नाम जो है सो बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यह अधिनियम प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन की सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिले में कर दिया गया। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी और इसी तरह राज्य सरकार भी योजना के कार्यान्वयन के लिए रोजगार गारंटी कोष स्थापित करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। तब उसे घर बैठे किसी भी हालत में उसे दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो सबसे पहले सरकार के द्वारा निर्धनता निरोधी उपाय जो सुझाया गया वो था आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में लागू किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू किया गया। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजन करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा लघु व्यवसाय उद्योग स्थापित करने के लिए नियत समय पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना था। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी निर्धनता को खत्म करने में प्रमुख योगदान दिया था। उसके बाद इसमें आप जो लिखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस कार्यक्रम को 2000 में आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख मूलभूत सुविधाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि आते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह योजना 1999 में आरंभ की गई और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह को भी संगठित कर उन्हें बैंक ऋण और सरकारी अनुदान उपलब्ध कराना है। अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना को दिसंबर 2000 में लागू किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धनता रेखा से नीचे वाले 1 करोड़ गरीब परिवारों को रखा गया है। प्रत्येक उपयुक्त परिवारों को 25 किलो अनाज उच्च सरकारी सहायता दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2002 से अनाज की मात्रा में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया। अभी इस योजना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ नए परिवार आते हैं। इस प्रकार जो है सो आप सरकार के द्वारा जो निर्धनता निरोधी उपाय चलाया गया, इतना पॉइंट आप लिख देंगे तो काफी है। अब सरकार के सामने में भावी चुनौतियां क्या सब है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में निर्धनता के क्षेत्र में आने वाली चुनौती का उल्लेख कीजिए,
तो आप सबसे पहले कहेंगे कि भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और विभिन्न राज्यों में व्यापक असमानता है। उच्च सामाजिक आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर ही लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। निर्धनता एक गतिशील लक्ष्य है और सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य हैं। इस प्रकार जो है सो इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दिया। यदि आप इतना एनसीईआरटी के बेस पे जो भी मैं आपको बताऊं, यदि आप इतना 1 से 2 बार यदि आप सुन लेंगे तो हमारा गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्द जो है सो लेकर आऊँगा। तब तक जो है सो आपको बस इस चैप्टर को 1 से 2 बार आपको सुनने हैं और हमारा गारंटी है कि यदि आप यदि 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।